हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपनी ITR कुछ ही मिनटों में कैसे फाइल कर सकते हो, वो भी बिना किसी की मदद लिए, बिना किसी CA की हेल्प लिए। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कुछ ही मिनटों में अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि ITR की डेडलाइन एकदम ही इस महीने के एंड पे है। उसके बाद आपका जो है फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये बेस्ट टाइम है। अगर आपने अभी तक अपनी ITR फाइल नहीं करी है तो जल्दी से फाइल कर लो, इस वीडियो को फॉलो करो। और मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ आप कुछ ही मिनटों में अपनी ITR खुद से कैसे फाइल कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना। और बहुत ही सिंपल और जल्दी से आप अपनी ITR कुछ ही मिनटों में फाइल कर सकते हैं। लेट्स गो टू माई स्क्रीन। सो जल्दी से देखते हैं कुछ ही मिनटों में आप अपना ITR कैसे फाइल कर सकते हो बिना किसी की मदद लिए। सीधा आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ यहाँ लिखेंगे इनकम टैक्स फाइल। इनकम टैक्स फाइल लिखते के साथ ही आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही होगी ऐड के नीचे, वो आ रही होगी incometax.gov.in। आप ये जो लिंक दिया गया है आप डायरेक्टली URL बॉक्स में जाके डाल सकते हो। आप इनकम टैक्स की इस वाली वेबसाइट पे आ जाओगे। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, यहाँ पे लॉगिन करना है। हमें लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है राइट हैंड साइड ऊपर की साइड। और यहाँ पे फिर आपको अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हो। नॉर्मली मैं पैन कार्ड से लॉगिन करता हूँ। अपना पैन कार्ड डालिए। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डू नॉट हैव एन अकाउंट। अगर आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके आप सिंपली रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे और एंड में आप अपना यूजर ID पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। सिंपली मैं अपना ID और पासवर्ड, मतलब पैन कार्ड डाल के अपना पासवर्ड डाल के जो मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है उसे डाल के मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और फिर अगले स्टेप पे बात करते हैं। दोस्तों, जब आप लॉगिन कर चुके होगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे तो आपको ये लैंडिंग पेज मिलेगा जहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी फोटो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अगर ये अपडेटेड नहीं है तो आप इस सेक्शन में जाके अपडेट कर सकते हो। सेकंड, इसके बाद जो आपको स्टेप करना है, आपको ई फाइल के ऑप्शन पे जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है और आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26A दिख रहा होगा, AS। फॉर्म 26AS को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो मैं क्लिक करता हूँ जल्दी से यहाँ पे। ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एक दूसरे पेज पे। यहाँ पे आपका अटेंशन टैक्स पेयर्स आ जाएगा। इसको आपको क्या कर देना है, एग्री कर देना है और प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 16AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। यहाँ पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे असेसमेंट ईयर डाल देना है। हमारा असेसमेंट ईयर है हमारा 23-24। और व्यू एज करेंगे HTML। यहाँ पे क्लिक करना है व्यू स्लैश डाउनलोड पे। उसके बाद करना है एक्सपोर्ट एज PDF। ठीक है। ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये फॉर्म 26AS कैसा दिखता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए है। दूसरे जाना है आपको AIS पे। ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड करना है आपको AIS पे। ये फिर आपको रीडायरेक्ट करेगा एक दूसरे पेज पे। यहाँ पे क्लिक करना है AIS पे। पेज पे जाने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करना है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे, TIS पे। और यहाँ पे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जितनी सैलरी है, सेविंग बैंक अकाउंट है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अभी जल्दी से जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्म 26AS खोल लेते हैं। और यहाँ पे पार्ट A पार्ट B खोल लेते हैं। मेरे पास पार्ट A पार्ट B दो अलग अलग सेक्शन में है, दो अलग अलग डॉक्यूमेंट में है। हो सकता है आपके पास पार्ट A पार्ट B एक ही डॉक्यूमेंट में आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे रखा हो। जल्दी से इंफॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं AIS के साथ। यहाँ पर हमारे पार्ट A में आप इंफॉर्मेशन देखोगे। टोटल आपकी जो सैलरी क्रेडिट हुई है आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ पे लिखा हुआ है 1085004। अब यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं सेम है, तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपके एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट को दी है वो करेक्ट है। ठीक है, वो मैच हो रही है। तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मैच करनी है। अब AIS पोर्टल पे मैच कर लेते हैं। ये भी इन्फॉर्मेशन आप चेक करो, यहाँ भी सेम इन्फॉर्मेशन होगी। सो ये वेरीफाई करने का तरीका है कि आपकी जो
फॉर्म ए और फॉर्म बी में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 दिया है, वो करेक्ट है नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। सो अब जाते हैं हमारा फाइल नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे असेसमेंट ईयर डालेंगे 2023-24। ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये सबसे क्विक मेथड है। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ITR 1 से लेके 4 तक मैं कौन सी सेलेक्ट करूँ। सो उसके लिए आपको, अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हो प्रोसीड पे। इसमें लिखा हुआ है हेल्प मी डिसाइड विच ITR फॉर्म टू फाइल। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी, ITR 1 किसको फाइल करनी है, 2 किसको फाइल करनी है, 3 किसको और 4 किसको। जनरली ओवरऑल मैं आपको बता दूं, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपके पास कोई बिजनेस से इनकम, क्या कहते हैं, कोई बिजनेस से इनकम नहीं आती है अलग से, और सिर्फ आपके पास एक सैलरी इनकम आती है, या आपके पास कोई रेंट इनकम आती है थोड़ी बहुत, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस से भी इनकम आती है या किसी और सोर्सेज से इनकम आती है, तो आप को फिर ITR 2, 3, 4 में से चूज करना पड़ेगा। जनरली आप ITR 1 ही फाइल करते हैं। अगर आप नॉर्मल सैलरी एम्प्लॉय हैं तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ITR 1 फाइल कर सकते हैं आप सीधे से। बट अगर आपके पास और भी इनकम आ रही है, सो मेक श्योर आप ITR 1, ITR 2, 3, 4 की पूरी डिटेल्स पढ़ के ही अपनी जो ITR है उसे सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से पे जाना है आपको। सो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा है, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो टैक्सेबल, यहाँ पे अगर आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम में है, आती है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो मेरे केस में यही ऑप्शन आ रहा है, तो मैं सबसे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। सो अभी जब आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्टेप से, लास्ट स्टेप से, सो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगी, और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड आएगी इसके अंदर। आपके जो फॉर्म 26AS है उससे ही उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है वो फैच करके इसके अंदर सारी की सारी आ रही होगी। बट फिर भी आपको सारी वेरीफाई करनी है, और अगर आपको लगता है कुछ चीज़ मिसिंग है, आपकी कोई एक्स्ट्रा इनकम है, वो जो मिसिंग है वो आपको यहाँ डाल देनी है। सो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, लगभग 5 स्टेप आ रहे हैं, और इन सामने सबके सामने कंफर्म्ड लिखा आ रहा है। सो ये कंफर्म्ड आपके सामने नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने अभी जो मैंने पहले से इन्फॉर्मेशन फाइल कर रखी है प्री फिल्ड वाली, वो मैंने ओपन करके रखी है। सो यहाँ पे आपके पास कंफर्म नहीं आ रहा होगा। सो आपको सिंपली पहले वाले पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आपको वो करेक्ट कर देनी है। यहाँ पर एड्रेस से लेके सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे फाइलिंग सिलेक्शन सेलेक्ट करना है आपको। सो आप बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं तो आप 139(1) सेलेक्ट करेंगे। अगर आप आफ्टर ड्यू डेट की बात कर रहे हैं तो अभी तो ड्यू डेट से पहले ही टाइम है, तो हम 139 ब्रैकेट में 1 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। So are you opting for new tax regime or US 115 BAC? So अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं सो यस करेंगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आप नो करेंगे। सो इसमें क्या होता है कि अगर आपने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, काफ़ी सारी या थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हाउस रेंट भरते हैं, तो आप नॉर्मली ओल्ड टैक्स रिजीम ही सेलेक्ट करेंगे। मगर अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रखी है तो आपकी न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल होगी वहाँ पे, जहाँ पे आपका टैक्स ज़्यादा, मतलब कम कटेगा। सो अगर आपने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हाउस रेंट बढ़ते हैं, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करिएगा। सो यहाँ पे बैंक डिटेल्स आ रही हैं, यहाँ पे बैंक डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो अगर आपका जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे पहले से आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप ऐड कर दीजिए। अगर आपका कोई और भी बैंक अकाउंट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको प्राइमरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आ रहा है कि किस बैंक को आपको प्राइमरी सेलेक्ट करना है, मतलब किस में आप चाहते हो किस में रिफंड आए, है ना। सो यहाँ पे सिंपली आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे फिर अगर सारी डिटेल सही होंगी तो कंफर्म लिखा आ जाएगा, अगर नहीं होंगी तो कंफर्म नहीं लिखा आएगा। आपको दोबारा जाके डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी कि कौन सी
डिटेल्स गलत है, कौन कहाँ एरर आ रहा है, फिर जाके आप कंफर्म करोगे तो यहाँ पे कंफर्म लिखा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप आओगे ग्रॉस टोटल इनकम में। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर सो incurred on cost of travel on tour or transfer, maintenance of uniform etc। तो ये हमारे केस में यहाँ पे नो है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, ये हमारे केस में नो है। अगर आपके केस में यस हो तो आप कर सकते हो। As per the information available with department exemption reported in respect of house rent allowance, अगर आपके सैलरी स्लिप में आप चेक कर सकते हो, अगर आपके वो हाउस रेंट अलाउंस HRA मिलता है तो वो आप यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, आप इसे एडिट नहीं कर सकते हो। और जो हाउस रेंट अलाउंस होता है ना, उसका एक कैलकुलेटर होता है, उससे ही कैलकुलेट करके ये हाउस रेंट अलाउंस यहाँ डाला जाता है। ऐसा मत सोचना कि जितना आपने हाउस रेंट शो करा है वो पूरा यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। सो उसका एक कैलकुलेटर होता है, पूरा इंक्लूडेड आके नहीं आता है यहाँ पे, पूरा टोटल जो आपने रेंट पे करा होता है वो पूरा नहीं यहाँ पे नहीं आता है। सो यहाँ पे जो कैलकुलेटेड अमाउंट है वही आता है। तो यहाँ पे ये यस था तो हमने यस कर दिया यहाँ पर। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंस, ये हमारे केस में नो है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, ये भी हमारे केस में नो है। यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद। अभी हम आ गए नेक्स्ट स्टेप पे। मतलब नेक्स्ट स्टेप नहीं है, उसी के अंदर ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर वाला ही एक स्टेप है। वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करनी है कि आपकी कौन कौन सी इनकम सोर्सेज हैं करंटली। सो अगर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, ग्रॉस सैलरी कितनी है ये आप जाके चेक कर सकते हो AIS पोर्टल से, अपने फॉर्म 16 से। तो यहाँ पे 1085004 आ रही है लास्ट ईयर की। एग्जेम्प्ट अलाउंस ये है, जो हाउस रेंट HRA है ना वो यहाँ पे शो कर रहा है। और फिर लेस इनकम क्लेम्ड फॉर लीव फ्रॉम टैक्सेशन, यहाँ पे 0 आ रहा है। नेट सैलरी इतनी आ रही है, नेट सैलरी जो HRA है उसे हटाने के बाद, है ना। फिर डिडक्शंस आ रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और जो आपको भी दिख रहे होंगे 50,000 का, और रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने यहाँ पे दे रखा है सबको। फिर टोटल इनकम चार्जेबल कितनी कितनी इनकम टैक्सेबल आ रही है, तो ये 9,23,000 समथिंग टैक्सेबल इनकम आ रही है। फिर यहाँ पे आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये मेरे केस में नो है। अगर आपकी कोई इनकम आ रही है हाउस रेंट से, कोई रेंट आ रहा है, तो आप यहाँ पे एडिट एड एडेड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप में जाके आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सो ये आपको ज़रूरी है अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सो आप यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जाके आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, जो लास्ट ईयर आपने इनकम टैक्स फाइल करा होगा उस पे जो इंटरेस्ट आया है, जो लेट, अगर उन्हें जो पैसे देने में वो लेट हुए हैं, जो उन पे या उनके पास जो पैसे ज़्यादा चले गए, जो उस पे जो इंटरेस्ट आया वो यहाँ शो हो रहा होगा। फिर आ रहा होगा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब अगर आपने कोई FD वगैरह करा रखी होगी उससे जो इंटरेस्ट आया होगा वो यहाँ शो हो रहा होगा। जैसे मेरा 50, यहाँ पे मेरे केस में 15,000 शो हो रहा है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आया होगा वो 9,937 यहाँ पे शो हो रहा होगा। सो टोटल आपका 25,126 यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सबको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप आगे एक आ रहा है ग्रॉस टोटल इनकम, फिर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये ऐड हो गया है यहाँ पे, जो 25,000 है वो पूरा पहले आ रहा था, हमारी जो टैक्सेबल इनकम थी 9,23,309, अब ये तीनों ऐड हो गए हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम बढ़ गई है यहाँ पे। अगर आपकी कोई हाउस रेंट आता है आपके पास, तो वो भी टोटल ऐड हो जाएगी यहाँ पे। तो मेरे केस में ये 9,48,435 9,48,435 टोटल आ रहा है। सो एग्जाम्प्ट इनकम, इफ यू हैव एनी एग्जाम्प्ट इनकम प्लीज ऐड इट हेयर। अगर आपके पास कोई ऐसी इनकम आ रही है जो टैक्स एग्जाम्प्टेड है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो माइनस हो जाएगी इस वाले पैसे से, टोटल पैसे से ना। तो यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। सो अभी हम अपने थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो है टोटल डिडक्शंस। यहाँ पे टोटल डिडक्शंस वेरीफाई करने हैं।
यहाँ पे फिर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पूछे हैं आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शंस फॉर डोनेशन पेड। तो हमारे केस में नो है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शंस फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। हमारे केस में नो है, आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 जीजी। हमारे केस में नो है। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि किस रिगार्डिंग 80 जीजी की डिटेल्स मांग रहा है। सो ये आपके केस में यस भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको क्या अलाउ करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एज पर योर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद डिपार्टमेंट यू हैव मेड पेमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉय शेयर ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो ये पीएफ के रिगार्डिंग आ रहा है, कितना पीएफ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और पीपीएफ और या 5 years ऑफ टैक्स से सेव फिक्स डिपॉजिट आपने कर रखे हैं। इनमें से कुछ भी कर रखा होगा और आपने वो एम्प्लॉयर को सबमिट कर रखा होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी 1,50,000, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा ये क्रॉस नहीं होगी। अगर आपको लग रहा हो कि मैंने तो ज़्यादा करा है, यहाँ पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम रिडक्शंस अंडर 80CCD कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम? ये मेरे केस में नो है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स? अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई पैसे खर्च कर रखे हैं इन जगह पे, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम पे या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे, मेडिकल एक्सपेंडिचर पे फॉर स्पेशल इंडिविजुअल्स, है ना, तो ये मेरे केस में नो है। अगर आपके केस में यस है, लाइक अपने पेरेंट्स के ऊपर या कहीं पे खर्चा करा है, तो आप वहाँ पे यस डाल सकते हो। As per information available with department, you have made payments toward interest on loans. So हमने हमारे केस में अगेन ये नो है। Are you eligible to claim reduction in respect of interest on saving bank account? तो ये यहाँ पे जो अभी लास्ट वाली इंफॉर्मेशन सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट आया था उससे रिगार्डिंग है। ATTTA आपको दिख रहा होगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको ATTT भी शायद दिख रहा होगा। नॉर्मली अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो ATTTA आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, सही यस कर देना है अगर आपका इंटरेस्ट आता है तो। लास्ट है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शंस? नो। सो सिंपली जाके यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है इस सारे स्टेप के बाद। सो यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। और ये रह जाएगा हमें अगले सेक्शन पे। यहाँ पे लिखा है वेरीफाई और डिडक्शंस। सो यहाँ पे जो अभी डिडक्शंस आ रही थी वो आपको शो करेगा। यहाँ पे 150,000 150,000 ये दिखा रहा है जो आपकी 80C के अंदर आ रही थी, जो आपने अपने एम्प्लॉयर को दिखाई थी। ठीक है, फिर 80D में आ गई डिडक्शंस। यहाँ पे एडिट करके मैं दिखा देता हूँ आपको क्या डालना है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप अपने अपने आपने जो लिखा हुआ है यहाँ पे, so यहाँ पे if you are an individual whether you and any of your family members is a senior citizen, if you are a HUF whether any member of HUF is a senior citizen। ठीक है, यहाँ पे डालना है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस में या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में या मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने कितने करे हैं अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए। सो यहाँ पे सेल्फ आ जाता है। सेल्फ में मैंने यहाँ पे 5,000 शो कर दिया है और मैक्सिमम लिमिट आप सबका मिला के 5,000 शो कर सकते हो। और फिर पेरेंट्स का आ जाता है। पेरेंट्स पे 15,000 मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। आपका जितना भी एक्सपेंडिचर हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मेरे केस में 15,000 है। फिर आ जाता है एक सेक्शन था जिसमें हमने यस किया था, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। ये अगर आप नीचे देखोगे ना वेरीफाई और डिडक्शंस में, तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। इफ़ यू आर एंटाइटल्ड टू एनी अदर क्लेम प्लीज सेलेक्ट टू क्लेम सच एलिजिबल डिडक्शन। सो हमने ATTTA में यस की लिखा था अभी यहाँ पे इससे पहले वाले सेक्शन पे। सो यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप थोड़े पैसे बचा सकते हैं। सो इसे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप 15,000 ऐड करेंगे तो मैं दिखा देता हूँ। नॉर्मली आप नोट कर स्टार्टिंग के फर्स्ट सेक्शन में आपने देखा होगा कि सेविंग बैंक अकाउंट से FD से कितना इंटरेस्ट आ रहा था। यहाँ पे सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट वाला इंटरेस्ट आपको डालना है। सपोज वो 15,000 था तो आप 15,000 डालोगे तो यहाँ पे वो नहीं लेगा। यहाँ पे आ रहा है एलिजिबल अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA। यहाँ पे खुद ही
इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप मैक्सिमम अमाउंट कितना डाल सकते हो। इवन आप मैं यहाँ पे 10,000 भी डालूंगा तो वो नहीं लेगा क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन है। सो सिंपली अगर आपको ज़्यादा अमाउंट डालते तो आपको नीचे अमाउंट शो कर जाएगा कि कितने के लिए आप एलिजिबल हो। 9937। सो मैं इसे ऐड करूँगा, सो सिंपली ऐड हो जाएगा यहाँ पे बिना आपको एरर दिए। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गया। सो टोटल डिडक्शंस यहाँ पे इतने आ रहे हैं 179। सो अभी मैंने कंटिन्यू कर दिया था टोटल डिडक्शंस पे। तो यहाँ पे अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाली होगी, सो इन तीनों सेक्शन पे कंफर्म्ड 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 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर सेकंड लास्ट सेक्शन आएगा टैक्स पेड, कितना आपने टैक्स पे किया है। सो इसे जाके आप अपने फॉर्म 16 से कंफर्म कर सकते हो। सो यहाँ पे आ रहा है 69848। सो यहाँ पे आपका फॉर्म 16 आ रहा है। पार्ट ए चेक कर लेते हैं। सो इस सेक्शन में आपको अपने जो टैक्स आपने पे किया है वो आपको वेरीफाई करना है। तो नॉर्मली आपके एम्प्लॉयर ने जो आपके लिए टैक्स पे किया है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये जाके आप अपने फॉर्म 26 AS से भी कंफर्म कर सकते हैं और फॉर्म 16 से भी कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है 69848। सो आप देखोगे 69848 का टैक्स यहाँ पे शो कर रहा है, तो जो कि सही है। अगर आपने और भी कोई टैक्स पे किया तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि वो आ रहा है, शो हो रहा नहीं हो रहा है। ठीक है, सो ऑल्दो ये सिर्फ एम्प्लॉयर वाला टैक्स है जो यहाँ पे शो हो रहा है। शो डिटेल्स पे जाके आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप इसे एडिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये सही नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जाके आप एडिट पे क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हो। ऐसी सारे सेक्शन को आप शो डिटेल्स पे जाके एडिट कर सकते हो जो आपको लगता है आपने और टैक्स कहीं पे किया है तो। ठीक है, सो आप इन सेक्शन को पढ़ सकते हो। नॉर्मली अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो आपको अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको सिर्फ ये वाला ही टैक्स दिख रहा होगा और यही आपने टैक्स पे किया होगा। यहाँ पे जाके मैंने कंफर्म कर देना है और टैक्स पेड वाला सेक्शन भी कंफर्म लिख के आ गया है। अब लास्ट आया टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अपना कंफर्मेशन देना है कितनी आप एट द एंड कितने टैक्स देने के आप लायबल हो। सो ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है, टोटल डिडक्शंस आ रहे हैं, टोटल इनकम यहाँ पे आ रही है और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स वाला सेक्शन आ गया यहाँ पे। टोटल टैक्स पेबल ऑफ टोटल इनकम। सो आपको इतना टैक्स टोटल देना है 66,200। रिबेट आपको 0 मिली है यहाँ पर। टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट सेम अमाउंट है क्योंकि आपको टैक्स रिबेट अगर 0 मिली है तो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%। ठीक है, ये आपको हेल्थ एंड एजुकेशन का अलग से लगेगा। सो टोटल आपका बन रहा है, टोटल टैक्स एंड सेस बन रहा है 68,848। अगर आपको सेक्शन में रिलीफ व्हेन सैलरी ग्रेचुटी एक्सेट्रा अगर ग्रेचुटी वगैरह आई है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। बैलेंस इतना बन रहा है। सो टोटल इंटरेस्ट एंड फी आपकी यहाँ पे 0 आ रही है। टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट आ रहा है आपका इतना। सो इसको कंफर्म कर देते हैं। मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन सही है। जब आपके सारे सेक्शन यहाँ पे कंफर्म्ड आ जाएंगे, पांचों सेक्शन जब कंफर्म लिखे आ जाएंगे और आप सारी इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड होगे तो यहाँ पे आपको जाके प्रोसीड कर देना है। सो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको रिफंड कितना मिलने वाला है। यहाँ पे लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 1,000 रुपीज़। मेरे केस में 1,000 है, आपके केस में ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इवन माइनस में भी हो सकता है। अगर आपने टैक्स कम पे किया है और आपकी इनकम ज़्यादा थी तो उसे बचाने की कोशिश बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे कहने का मतलब है बचाने की कोशिश मत करना। अगर आपका ये माइनस में आ रहा है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और यहाँ पे लिखा आ जाएगी कि आपको कितने रुपए देने हैं एक्स्ट्रा अपना टैक्स को पूरा भरने के लिए। यहाँ पे जाके आप प्रीव्यू रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न टिक मार्क करना है। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, बस यहाँ पे टिक मार्क करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है, लास्ट स्टेप आएगा। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल लिखी आ रही है। असेसमेंट ईयर कौन सा है, 2023 से 24 है इस साल का। और सारी डिटेल्स जो आपने फिल करी हैं आपके बारे में, आपकी इन्फॉर्मेशन वो सारी यहाँ पे आ रही है। आपको बस चेक करना है, कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
एंड में आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा कि कितना आपको रिफंड आएगा। 1000 रुपये का रिफंड दिख रहा है यहाँ पे। सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाना है। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। लास्ट में आपको करना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, सेलेक्ट अ वेरिफिकेशन मेथड बिलो टू फिनिश फाइलिंग। ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पे ई वेरीफाई कर सकते हो। प्लीज नोट दैट दिस इज मैंडेटरी टू वेरीफाई द रिटर्न। रिवीजन ऑफ दिस रिटर्न इज नॉट पॉसिबल अनलेस वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है, यही रिकमेंडेड में आ रहा है, और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे वेरीफाई हाउ यू वांट टू ई वेरीफाई। आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई यूजिंग OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। मैं पहले वाले पे क्लिक कर देता हूँ, ये बेटर ऑप्शन है, पहले वाले से ही कर लेते हैं आधार से, है ना। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, आई एग्री, गेट आधार OTP, इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास एक OTP आना चाहिए यहाँ पे। OTP डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट करते हैं इसको। सो लास्ट ऑप्शन आता है कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। ठीक है, सो ये लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद आप कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर आपने सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ के उसे डाली है, कोई भी गलती नहीं करी है। और गलती करने के तो चांसेस है ही नहीं, बहुत ईजिली, बहुत सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है हर चीज़। तो सिंपली आपको जाके यहाँ पे सबमिट कर देना है। सो लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, वी विल नोटिफाई यू ऑन दिस नंबर एंड दिस ईमेल अपॉन द प्रोसेसिंग ऑफ योर रिटर्न। सो फाइनली आपने कुछ ही देर में अपनी पूरी रिटर्न फाइल कर दी है। इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते रहिए हमारी वीडियोस। और आपको कुछ और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।